विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुद्दों पर संग्राम, सदन से लेकर सड़क तक सवाल हुए सरेआम। रोजगार को लेकर सरकार पर उठे सवाल, करुणामूलक आपदा पर भाजपा को मिला जवाब। सर्पदंश से लेकर स्कूल बंद होने का उठा मसला, विपक्ष ने सरकार पर बोला जोरदार हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर कई मुद्दे गूंजे। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में हिमाचल प्रदेश के 4 मुद्दे रहे। पहला मुद्दा था करुणामूलक आधार पर नौकरियों का, दूसरा मुद्दा था सर्पदंश का, तो तीसरा मुद्दा था स्कूल बंद होने और चौथा मुद्दा था आपदा का। जहां एक और विधानसभा के अंदर मुद्दों को लेकर वार पलटवार और बयानबाजी के जरिए घमासान मचा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ संग्राम छिड़ा हुआ था। करुणामूलकों की नौकरी को लेकर सदन दूसरे दिन जमकर तपा और जमकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहसबाजी भी हुई। उधर सदन के बाहर बेरोजगार शिक्षक शारीरिक संघ ने विरोध प्रदर्शन कर हल्ला बोला। जो भी मुख्य मुद्दे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन गूंजे, उनको लेकर क्या सवाल जवाब हुए, आपको हम एक एक करके बताते हैं। दरअसल सदन के अंदर सबसे अहम मुद्दा जो उठा वो था करुणामूलकों के रोजगार का। इस मुद्दे को भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने उठाया, जिसके बाद एक सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी हमले हुए। पहले की सरकार में कितने लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी गई और मौजूदा सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला, ये आंकड़ा भी सत्ता और विपक्ष ने सदन में रखा। इस बीच करुणामूलक आधार पर नौकरी को लेकर सीएम सुक्खू ने एक बड़ी घोषणा भी की। सीएम सुक्खू ने कहा कि 9 महीने के सरकारी कर्मचारी की विधवा या उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। इसे लेकर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में एक सब कमेटी बनाई गई है, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। साथ ही ये कमेटी विधायकों से भी सुझाव लेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अच्छे सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 1 साल में करुणामूलक आधार पर 180 नौकरियां प्रदान की हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार के दौरान 4500 पात्र लोगों को नौकरी देने का दावा किया है। सुनिए। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का विषय, इसमें आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार है। नियमों में भी परिवर्तन किया, आयु सीमा में भी, आय की इसके लिए भी। पूर्व में तो ये चल रहा था कि 50 साल तक अगर कोई किसी की मृत्यु होती है नौकरी करते हुए तो उसको अधिकार था, वो पात्र होता था करुणामूलक के आधार पर। 50 साल के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पात्रता ही नहीं रखी थी, वो समाप्त कर दी। क्या आदमी के हाथ में है कि आदमी ने इस दुनिया में कब आना है, आदमी ने इस दुनिया से कब जाना है? इस तरह का एक बहुत अजीब से एक व्यवस्था थी, उसको हमने परिवर्तित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार को 20 महीने का वक्त बीत गया। ये वक्त थोड़ा नहीं होता, ये काफी होता है अगर सही मायने में। और 20 महीने सिर्फ काम को रोकने के सिवाय और काम बंद करने के सिवाय और कुछ नहीं। पूर्व की सरकार की मैं वही पूछना चाह रहा हूं, क्या आप हमको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि पूर्व की 5 साल की सरकार में हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर कितने बच्चों को, कितने लोगों को नौकरियां दी गई? एक तो ये मैं जानकारी जानना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये जब किसी काम को नहीं करना होता तो कमेटी बना दी जाती है। आज तक के इतिहास का अनुभव, लंबा अनुभव हमारा इसी तरह से है। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी ये भी मैं जानना चाहता हूं, जिसका आप ने जिक्र नहीं किया। कहा जल्दी का मतलब होता है 5 साल तक जल्दी बोला जाता है। चलिए आगे तो इसलिए आप इस बात को भी स्पष्ट करें। और दूसरी बात, तीसरी बात अंतिम बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब करुणामूलक आधार पर कोई नौकरी मांगता है तो उसकी गंभीरता को आपको समझना होगा।
क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि करुणामूलक आधार पर जो व्यक्ति नौकरी मांगता है उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए, पात्रता जिस चीज के लिए भी है, समयबद्ध यानी कि कोई समय सीमा तय कर देगी कि भाई इस तारीख को इतने महीने के अंदर जो है, इस डेथ होने के बाद जो है उस परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी, जो भी परिवार वाले ऑथराइज करते हैं। फिर बीबी नहीं होती, जो आपने उत्तर दिया वो भी गलत है। ये गलत बोलने की आदत आपकी बहुत पुरानी हो गई है। चलिए 20 महीने हो गए, तो इसलिए क्यों बीबी को नहीं होता, उसमें बीबी भी पात्र है, लेकिन परिवार के सदस्य अगर किसी दूसरे बच्चे के लिए भी वो लिख करके सहमति देते हैं तो वो भी पात्र होता है। परिवार का कोई भी सदस्य होता है, जो बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। चलिए, जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार में जो उसकी पत्नी होती है उसको सरकार की तरफ से एक निश्चित आय के रूप में हम हर महीने पैसा देते हैं, जो कि तकरीबन साल का 2.5 लाख के करीब आय सीमा तय की है। उस आय सीमा के आधार पर भी कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आय सीमा के आधार के ना मानकर भी हम उनके परिवार को परिस्थितियों के हिसाब से रोजगार प्रदान करते हैं, और ये एक कंटिन्यूटी प्रोसेस में है, क्योंकि पिछले सरकार ने भी इसमें प्रयास किया, लोगों को क्लास 4 के रूप में रोजगार मिला। कई परिवार में लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उसमें क्लास 4 में वो रोजगार प्राप्त नहीं लेना चाहते हैं। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और हमारी सरकार ने माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। हमारा मानना है करुणामूलक जो शब्द है उसमें कैसे सुधार करके आगे बढ़ा जाए, और इस दृष्टि से ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन ही सभी करुणामूलक के परिवार के लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और अपनी आय के अपने बारे में रोजगार प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट सब कमेटी की जब हमें रिपोर्ट्स आएगी तो हमें इसमें कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। दरअसल भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज की ओर से करुणामूलक आधार पर रोजगार से जुड़ा सवाल पूछा गया था। एक बार आप खुद सुनिए कि डॉक्टर जनक राज ने करुणामूलकों के रोजगार का मुद्दा कैसे उठाया और क्या कहा। उसमें बताया गया है कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के 1415 मामले लंबित हैं और तय आय सीमा का संशोधन 7/3/2019 को किया गया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या आय सीमा तय की गई है, और जो भी लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों में से कितने ऐसे मामले हैं जो इस तय आय सीमा की पात्रता को पूरा कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो इस तय आय सीमा से बाहर हैं। इसके बाद दूसरा एक अहम मुद्दा था सर्पदंश का, जिसको शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने उठाया और सांप के काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने की मांग भी की। इसके अलावा केवल पठानिया ने सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन हर पीएचसी और 108 में उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की है। केवल पठानिया ने सरकार से सांप के काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने के साथ 4 लाख मुआवजा देने का भी सदन में आश्वासन दिया है। सुनिए। आदमी घास काट रहा, उसके लिए मैं तो चाहता हूँ सब सेंटरों के अंदर, पीएचसी के सेंटर, सीएचसी के बहुत सी, और ये इलाका हिमाचल प्रदेश तो 80% क्या 90% गांव का इलाका है, और फिर कहते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो हम तो मैं चाहता हूं इस पे भी जो सांप के काटने पे मंत्री महोदय जो एक्सपर्टीज है कोई कमेटी बनाए, और कमेटी पहले तो नंबर 1 नोटिफाई करे। कमेटी विधानसभा के सत्र में पटल में विभाग ये जवाब किस पे दूं कि कितने मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, और जो एंटी स्नेक वर्म इंजेक्शन है वो 108 में अवेलेबल कराए, सीएचसी और पीएचसी में अवेलेबल कराए। और इसके साथ साथ ये जो मंत्री महोदय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सांप काटता है चंबा, ऊना, कांगड़ा का इलाज कहाँ से आता है भैया? शोध हुआ है, इसलिए मैं ध्यान कसम माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय ये प्रस्ताव लेके आया हूँ। इलाज कहाँ से? जो दवाई तैयार की जाती है वो तमिलनाडु से। क्या तमिलनाडु की टोपोग्राफी, क्या तमिलनाडु की ज्योग्राफी, और मैं जानता हूँ
जिन लोगों ने, खासकर वन विभाग के कर्मचारियों ने बहुत सी स्टडी की है इसके ऊपर, वो स्टडियां पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को उठानी चाहिए। कौन कौन से कोबरे, सबसे जहरीला कोबरा जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र, जो वन विभाग की जो स्टडी है चुरा के, और स्नेक का नाम भी है वो भी मैं आपको दूंगा, वहां पाया जाता है। सर्पदंश के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने जवाब भी दिया। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार हर पीएचसी में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और 108 एम्बुलेंस में भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे सांप के काटने पर समय रहते व्यक्ति को इलाज मिल सके। सुनिए धनीराम शांडिल ने क्या कहा। सर्पदंश मामले में जिला कांगड़ा में जनवरी से जुलाई 2024 के बीच इंक्लूडिंग टांडा, जनवरी 24 में 6, फरवरी में 4, मार्च में 26, अप्रैल में 39, मई में 54, जून 114, जुलाई 270, टोटल 517 ऐसे केसेस हैं जो कि स्नेक बाइट है, जिनमें 4 की डेथ हुई है। और जहाँ तक आपने जो बहुत अच्छी सेशन दी है मेंबर ने कि भाई यहाँ पे हर प्रकार की जो सामग्री है वो इट शुड बी अवेलेबल इन ईच पीएचसी एंड वी आर मेकिंग इट श्योर टू यू, आई कैन श्योर द हाउस दैट वी शैल मेक ऑल दीज एंटीवेनम थिंग्स अवेलेबल। इसके साथ साथ सदन में स्कूलों को बंद करने और टीचर्स के ट्रांसफर का मुद्दा भी उठा। स्कूल बंद करने के मुद्दे पर भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार और शिक्षा मंत्री से कई सवाल किए, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विपक्ष को सरकार का साथ देने की सलाह दे दी। आप खुद सुनिए राकेश जम्वाल ने क्या सवाल किया और उनका जवाब रोहित ठाकुर ने कैसे दिया। टीचर को स्थानांतरित करके उस स्कूल को खाली किया जा रहा है और 25 किलोमीटर दूर से जो है वहां पर टीचर को डिप्यूट करके उस आदमी को वहां से रिलीव करवाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्र, और मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के ऐसे अनेकों विद्यालय, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल होंगे। और उसके साथ मेरा एक स्कूल जो बंद किया गया है, मैंने मंत्री जी को भी कहा है, एक प्राइमरी स्कूल सिहारल करके शहर में ये स्कूल है, लेकिन वहां पर जो दिव्यांग बच्चियों का जो आश्रम है वो बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। वहां से उस स्कूल को मर्ज करके जो है आपने वहां से 2 किलोमीटर दूर जो है बाड़ी स्थान पर उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया। लेकिन ये जो स्कूल मर्ज किए, जो भवन खाली हो गए, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन भवनों का आप क्या करने वाले हैं। और जिन स्कूलों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और एक स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र का माननीय मंत्री जी, प्राइमरी स्कूल च्योरी, जो पिछले 1.5 साल से बिना टीचर के था, लोगों ने अपने बच्चों को दाएं बाएं के दूर के स्कूलों में वहां पर एडमिशन ले ली। 1.5 साल से टीचर ना होने के कारण वहां पर कोई एनरोलमेंट नहीं थी, लेकिन आपने उस विद्यालय को बंद कर दिया, जहां पर च्योरी गांव में पहुंचने के लिए हमको 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। कोई सड़क की व्यवस्था वहां पर नहीं है। ये जो जबराज का भी स्कूल मैंने जिसका जिक्र किया, उसको बंद किया गया है। यहां से भी बच्चों को नीरी तक पहुंचाने के लिए कोई बस की सुविधा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस विषय पे हमें जानकारी दें, तो खाली भवनों का क्या करने वाले हैं, और ये जो स्कूलों का, कुछ स्कूलों का मैंने अपने क्षेत्र का जिक्र किया, और भी माननीय सदस्य अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो ऐसे स्कूल हैं उनका आप क्या करने वाले हैं। 2012-17 के बीच लगभग कोई 50 कॉलेज हमारी सरकार ने खोले थे, और पिछली सरकार ने भी 2022 में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव के समय स्कूल और संस्थान खोलने की होड़ होती, 400 से अधिक हमने संस्थान खोले। लेकिन चाहे वो आपकी सरकार थी, चाहे हमारी सरकार थी, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। आज आवश्यकता है, और मुझे इसमें अपने विपक्ष के साथ भी, और बहुत से हमारे विपक्ष के मान्य सदस्यों ने भी विधानसभा के बाहर, इस पटल के बाहर, मैं समझता हूं इस निर्णय को लेकर अपना समर्थन दिया। और वर्तमान में भी अभी लगभग कोई 337 के आसपास आपके ऐसे अभिनिवा प्राथमिक पाठशाला ऐसी है जहां पर आपकी संख्या 5 से कम है। कई ऐसे उदाहरण देखने को आपके अपने चुनाव क्षेत्र में मिलेंगे जहां पर बच्चे कम, अध्यापक ज्यादा है। युक्तिकरण भी समय की आवश्यकता है। हमारे को भी 6 चुनाव लड़ने का अनुभव हो चुका है। अगर हम ये सोचे कि मुझे अनिल शर्मा जी की बात याद आती है, 2022 में इन्होंने इसी, मैं समझता विधानसभा में कहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई भी संस्थान नहीं खुला। पिछली सरकार की अगर हम बात करेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ
हमारे अनिल शर्मा जी चुनाव जीत के आए हैं। समय है हम अपने संस्थानों को, चाहे स्वास्थ्य संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, इनको सुदृढ़ करें। अगर कहीं जैसे यहाँ पर आके जमवाल जी ने बात कही कि कोई, मैं समझता हूँ डिस्टेंस से संबंधित कोई बात होगी, मैं इसको एग्जामिन करूंगा। लेकिन मेरा सभी अपने विधानसभा के स्तर से, चाहे पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें। विधानसभा के अंदर एक एक करके मुद्दे उठ रहे थे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की आपदा का मुद्दा भी खूब गूंजा। भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया और सवाल किया कि सरकार आपदा का आया 142 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च कर पाई, जिसका जवाब कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने दिया। सुनिए आपदा को लेकर विपक्ष के सवाल और पक्ष के जवाब। 33 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाए। 31 मार्च 2024 को 142 करोड़ रुपए बिना खर्चा रह गया, खर्च किए बिना रह गया आपदा का पैसा। ये आपकी सरकार का हाल। आप पैसा तो 9000 करोड़ मांग रहे हैं, खर्च 8 से 2000 करोड़ नहीं हो रहा। ये सरकार की हालत। फर्स्ट करें, राजस्व मंत्री बैठे, मैं ओपनली जो है वो यहां पर एलिगेशन लगा रहा हूं। 142 करोड़ रुपए आपदा का बिना खर्च किए रहा। ये हालत। इसलिए सरकार को यह विचार करना होगा कि वो आपदा के प्रति कितनी गंभीर है, कितनी नहीं है। इस पर जरूर सरकार को मंथन करना चाहिए। सिलेक्टेड जगह पे बादल फटे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और पिछले वर्ष का तो आपको मालूम है कि क्या हालात प्रदेश में बने। और मैं सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद जो रेस्टोरेशन का काम था, सीमित साधनों के बावजूद वो काम हो। और मैं बागवानी हौल क्षेत्र से आता हूं और जब ये आपदाई सेब का सीजन चल रहा, हमारी बहुत सारी सड़कें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन सरकार का जो दृढ़ निश्चय था, तमाम सड़कें रिस्टोर हुई। और चिंता थी बागवानों को कि सेब मार्केट तक पहुंचेगा या नहीं। पूरा का पूरा सेब हमारा मार्केट तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस चल रही थी, तो वहीं सदन के बाहर भी हंगामा मचा हुआ था। पिछले 7 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षा संघ ने शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका भी, जिससे शिक्षकों की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पड़े 870 पदों को भरने की मांग की गई है। आप सुनिए। सर, इसमें जितने भी लोग हैं ना, ये सब अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं। ये जो केस है ये गवर्नमेंट के बीच में और सीपीआईडी के बीच में है। हमारा कोई केस नहीं है। गवर्नमेंट ने एलपीए लगाई हुई है। हम लोगों को बिना मतलब के रखा हुआ है कोर्ट में। हम चाहते हैं कि कंडीशनल भर्तियां की जाए। हम सर पिछले 7 साल से 14 बार आ चुके हैं और हमने 6 बार प्रोटेस्ट कर लिया है। आज हमारी इतनी नौबत आ गई है, हम बाल बच्चे के साथ आज हम इस नौबत पे पहुंच चुके हैं कि ये जो हमारे अनुशासन भंग करने वाला काम मजबूर कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए हैं, अपने से मिलने नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। इस तरह मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर जमकर संग्राम मचा। फिलहाल अब तीसरे दिन के मॉनसून सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सदन के अंदर जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, उन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष की ओर से जमीन पर कितना प्रभावी साबित होते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।